हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल यानी कि खनिज लवण, और इस खनिज लवण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेशियम, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के से दर्शाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पोटेशियम की क्या भूमिका है हमारे शरीर में। और यहाँ पर बात आती है कि जो पोटेशियम है यह आपका मुख्य खनिज लवण में है कि आपके गौण खनिज लवण में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पोटेशियम है यह आपके मुख्य खनिज लवण में आता है, और हमने आपसे यह भी चर्चा किया था कि पोटेशियम के साथ साथ आपके कुल 7 ऐसे खनिज लवण हैं जिन्हें मुख्य खनिज लवण के अंतर्गत रखा जाता है। वे आपके कौन कौन से हैं? आपका कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और आपका मैग्नीशियम। बाकी की बाकी 17 आपके ट्रेस मिनरल हैं या कि आपके गौण खनिज लवण हैं। तो देखते हैं कि यह जो आपका हमारे शरीर में जो पोटेशियम है ये हमारी हृदय गति को कैसे प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी को क्या कहा जाता है, इसकी अधिकता को क्या कहा जाता है, कमी अधिकता के लिए कौन से शब्द हैं, और किस खाद्य पदार्थ में इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, और ये हमारे हार्ट को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखते हैं पोटेशियम भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि हमारे शरीर में सोडियम था, फास्फोरस था, कैल्शियम था, ये सारे के सारे ऐसे खनिज लवण थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे कि हमारे शरीर में। क्योंकि हमें पता है कि जो आपका कैल्शियम है यही कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जो कि हड्डियों में जाके जमता है, जिससे हड्डी का घनत्व बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है। यही कैल्शियम था जो जाकर के आपके ब्लड के क्लॉटिंग को करता था, यानी कि कट जाने पर, एक्सीडेंट हो जाने पर जो ब्लड बहता था उसको रोकने में सहायता करता था, और फास्फोरस की सहायता करता था उस केस में, जमने के केस में। फास्फोरस की बात करें तो हमने फास्फोरस के भी बहुत सारे कार्य को देखा, विशेष रूप से कि हमने देखा कि जो आपका कैल्शियम था, कैल्शियम का 99% सिर्फ और सिर्फ हड्डी निर्माण और दांत के निर्माण में था। लेकिन वहीं पर जब हमने बात किया फास्फोरस की तो वहाँ पर हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस का 80% ही इन्वॉल्व था हड्डी और दांत में, और किसके साथ मिलकर के? वो आपका कैल्शियम के साथ मिलकर के। लेकिन वहाँ पर हमने देखा था कि कैल्शियम के केस में सिर्फ 1% था जो कि ब्लड में था, लेकिन जब हम फास्फोरस की बात किए तब वहाँ पर हमने देखा कि इसका 20% था जो कि नाजुक ऊतकों में था, नाजुक ऊतकों या नाजुक अंगों के रूप में वहाँ पे संचित था आपका फास्फोरस। वहीं पर जब हमने सोडियम की बात किया तो वहाँ पर हमने देखा कि सोडियम की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, और हमें पता है कि जो सोडियम है हमारे शरीर में, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम है, यह हमारे शरीर में जो सूचना पहुँचाने का काम अन्य अंगों से मैसेज को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य किया जाता है, यह आपके सोडियम और पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। और हमने उसी के कड़ी में पढ़ा था कि एनेस्थीसिया की चर्चा किया था कि आपको पता है कि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है आपके रीढ़ की हड्डी के बीच में जो आपके द्रव होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है कि जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बीच में होती है खोखली, और इसी खोखली होने के कारण, खोखली विशेष रूप से प्राकृतिक संरचना है और उस खोखली का यूज किया जाता है। जो हड्डी हमारी होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, बीच में खोखली होती है, और इसी के बीच से आपकी ऑप्टिकल नर्व आती है। अब बात आती है कि ऑप्टिकल नर्व होती क्या है, तो मस्तिष्क से आने वाली जो नसें होती हैं, मुख्य नसें होती हैं, उसे ही ऑप्टिकल नर्व से के नाम से जाना जाता है। और जो ऑप्टिकल नर्व होती है या तो होती है, इसके साथ ही साथ उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, और इसी साइनोवियल फ्लूइड में ही आपका एनेस्थीसिया नामक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि बेहोशी का इंजेक्शन होता है। इतनी चर्चा किया था। और आपका एनेस्थीसिया और आपके साथ कुछ नहीं करता, बल्कि इससे सोडियम और पोटेशियम को बांध देता है, जिससे हमारे मस्तिष्क तक, हमारे शरीर में हो रही घटनाओं की सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण व्यक्ति को किसी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होता है, और उसके साथ, उसके शरीर के साथ बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। उसको देखा हमने। तो चलिए सोडियम को हमने समझा थोड़ा सा ब्रीफ में, और यहाँ पर हम पुनः देखते हैं पोटेशियम। तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल पोटेशियम का 90% आपके आरबीसी में तथा 10% कोशिका में होता है।
कुल पोटेशियम का 90%, लेकिन सोडियम की बात करें तो वह सिर्फ 1% था। और यही पोटेशियम 90% और आपका सोडियम 1% जो कि आपके ब्लड में उपस्थित है, यही मैसेजिंग का कार्य करता है। यही आपके मस्तिष्क को, आपकी पूरी बॉडी की सूचना को पहुंचाता है। आप देखते हैं कि आपके शरीर के, आपके मस्तिष्क सबसे ऊपर है और आपका पैर सबसे नीचे है, लेकिन वहां पर यदि आपको एक छोटी सी चींटी काट लेती है तो हमें नहीं लगता कि 0.5 सेकंड का समय लगता होगा कि आपकी मस्तिष्क सूचना पहुंच जाती है कि कोई जानवर काटा, कोई जानवर टच हुआ, हल्का सा टच हो जाए, हल्का सा हमको ठंडा लग जाए तो तुरंत सूचना जो है आपके मस्तिष्क तक होती है। आप सोचिए कि यह जो मैसेजिंग का कार्य, जो सूचना का कार्य कितना तेज हो रहा है। हम लोग तो कहते हैं कि मोबाइल का जमाना चल गया, फोन लगाइए यहाँ तक चला जाता है, कहीं इससे तेज उस भी जो है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी का है, सूचना प्रौद्योगिकी है, कहीं इससे तेज उसकी सूचना नहीं हो पाती है। जितना तेज हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपकी जो सोडियम पोटेशियम सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है, उतना तेजी से वहां पर भी नहीं हो पाता है। तो देखिए, तो आपके आरबीसी में 90% पोटेशियम पाया जाता है, उसके साथ साथ बचता है 10%, जो 10% आपके कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम पोटेशियम के कार्य की बात करें तो जब हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 तत्वों को पढ़ते हैं, 3 खनिज लवण को पढ़ते हैं जो कि उसे नियंत्रित, नियमित करने में सहायक होते हैं। वे आपके 3 तत्व जो कि आपके बार बार टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसे हमें जानना होगा कि कौन कौन से 3 तत्व हैं। जब इन 3 तत्वों की बात आती है तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि आपका सोडियम, पोटेशियम, सोडियम की बात आती है, पोटेशियम की बात आती है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का भी नाम आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर आपसे तीनों पूछे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और पूछ दे कि निम्न में से, इन निम्नलिखित 4 ऑप्शन देके पूछ दे निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व ऐसे खनिज लवण हैं जो कि हमारे हृदय की गति को नियंत्रित, नियमित करने में सहायता करते हैं, तो यहाँ पर ये आपके तीनों के तीनों ऐसे तत्व हैं जो कि उसे नियंत्रित, नियमित करने में अपनी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ब्लड प्रेशर हुआ करता है यह बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। और हार्ट बीट को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात पुनः ही नाम आ गया आपका सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और यहीं से आपको बता दो कि जो आपका सेब हुआ करता है, जो सेब हुआ करता है यह आपके हार्ट के लिए बहुत आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लड बेच दीजिए, ब्लड 1 यूनिट बेच करके पैसा को रखिए, और यदि आप हार्ट की समस्या से परेशान हैं तो सेब खाइए, बल्कि आप जितने का ब्लड बेचेंगे उतना आपको सेब फायदा पहुंचा देगा, आपकी लाइफ को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा जिंदगी की, आपको आप लंबे समय तक एक सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। तो चलिए, अगर हम कार्य की बात करें तो हृदय गति को नियंत्रित करता है, करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन, अब यहाँ पर बात आती है कि ग्लाइकोजन संश्लेषण में सहायक होता है। तो ग्लाइकोजन की बात आ गई, सर ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया? तो आप लोग पढ़े हैं ग्लूकोज, और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है तो वह जा करके हमारी हड्डियों में संचित हो जाता है, हमारी हड्डी में नहीं बल्कि मांसपेशी और यकृत में संचित होता है। वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी मात्रा में हमारे यकृत में संचित होता है, तो कहीं पर आपको 200 ग्राम, कहीं पर आपको 100 ग्राम मिलता है। 100 से 200 ग्राम तक हमारे यकृत में जाके संचित हो जाता है आपका। उसके बाद जो है बाकी का बाकी आपका जाकर के मांसपेशियों में संचित होता है। और आपसे पूछता है कि आपका जो अतिरिक्त ग्लूकोज है इसे ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? तो आपका कोई और दूसरा नहीं बल्कि आपकी अग्नाशय की बीटा सेल के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उतने ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जितना हमारे ब्लड में अतिरिक्त हुआ करता है। अब बात आती है कि जब हम भूखे रहते हैं, व्रत में रहते हैं, खाना नहीं मिलता, युद्ध के कंडीशन में रहते हैं खाने, लेकिन हमको गोली चलाना, हमको कार्य करना है, मजदूरी करना है, कुछ शारीरिक वर्क करना है, तो हम कैसे कर पाते हैं? लोग व्रत तो रह जाते हैं, 2 दिन, 1 हफ्ते, 4 दिन रहते हैं, तो कैसे कार्य को करते हैं? तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित है आपका कुछ और नहीं बल्कि ग्लूकोज है, लेकिन वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित है। अब वही आपका ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज के रूप में। तब यहाँ पर बात आती है कि उसे तोड़ता कौन है? तो आपका एक और हार्मोन है, जो कि वह भी हार्मोन आपके अग्नाशय की अल्फा सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है, उसका नाम है ग्लूकागान। यही ग्लूकागान आपके जो मांसपेशी और यकृत में संचित ग्लाइकोजन था उसको तोड़ता है ग्लूकोज के रूप में और आपके ब्लड में पहुंचा देता है, और जिससे हम जो वहां से हमको उसका दहन होता है और हमको एनर्जी की प्राप्ति होती है और हम कार्य को कर पाते हैं। इतनी प्रक्रिया हो गई। तो यानी कि जो आपका पोटेशियम था यह ग्लाइकोजन संश्लेषण में भी सहायता करता है। इसके साथ साथ जब हम पोटेशियम की बात
करते हैं तो ये आपके कोशिका पीएच मान को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोशिका पीएच मान को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ नाड़ी तंतुओं की संवेदना और उत्तेजना में कार्य करता है, यानी कि जो हमारी नाड़ियों की उत्तेजना और संवेदना है उसको बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका कौन? पोटेशियम नाड़ियों की संवेदना और उसकी उत्तेजना को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही साथ यह आपके मांसपेशियों को क्रियाशील बनाता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं इसको क्रियाशील बनाता है। अब वहीं पर हम लोग देखेंगे कि जो लोग अधिक क्रियाशील होते हैं अगर उनमें पोटेशियम की कमी को देखा जाता है, पोटेशियम की कमी को देखा जाता है, क्रियाशील होते हैं, कार्य को करते हैं और हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो कार्य हुआ करते हैं हमारे हाथों के द्वारा, बाहों के द्वारा, कंधों के द्वारा किया जाता है। तो जो प्रभावित अंग है इसमें लगभग आपके जो प्रभावित अंग है आपके कंधे, इनकी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और इसके साथ साथ आपका जो है बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। चलिए ये तो हम बात करेंगे आपके कमी में। वहीं पर अगर हम इसके कमी की बात करें तो कमी से आपको देखा जाता है ट्रैकीकार्डिया। अब यहाँ पर बात आपके दिमाग में आ गई होगी, सर ट्रैकीकार्डिया की तो बात आप कर रहे हैं, कार्डिया का संबंध हृदय से होता है। इतना तो हमने जान लिया कि ट्रैकीकार्डिया का मतलब है कि हृदय से है, कुछ ना कुछ हृदय में गड़बड़ी है। तो ट्रैकीकार्डिया जब हृदय की हार्ट बीट आपकी 100 प्लस प्रति मिनट चलने लगती है, जब हृदय की हार्ट बीट यानी कि हृदय गति 100 बार प्रति मिनट से अधिक हो जाती है तो इसी स्थिति को ही ट्रैकीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। इसी स्थिति को ही ट्रैकीकार्डिया के नाम से। लेकिन उसके पहले अब हम लोग जान लें कि यहाँ पर जब कमी है, क्योंकि हम लोग जो कोई भी मिनरल पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कमी और अधिकता जब होती है तो उसके लिए कोई ना कोई शब्द होता है, तो सर इसके लिए भी क्या कोई शब्द है कि जब पोटेशियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी को किस शब्द के नाम से जाना, किस वर्ड के नाम है, इसके लिए कौन सी शब्दावली है जिसके माध्यम से हम इसको बता सकते हैं कि इसमें जो है कि आपके पोटेशियम की कमी है। तो उसके लिए जो शब्दावली आपकी है वो आपको है हाइपोकैलमिया। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना आपको है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोकैलमिया, लेकिन यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। हाइपोकैल्सीमिया का तात्पर्य है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी, उसे हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि आपसे सिर्फ और सिर्फ हाइपोकैलमिया मिले तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में पोटेशियम की कमी है और ब्लड में पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलमिया के नाम से जाना जाता है। जब आपके अंदर हाइपोकैलमिया होगी तो इस स्थिति में आपके ट्रैकीकार्डिया को देखा जाता है। ट्रैकीकार्डिया को आपने जाना कि जब हृदय की गति 100 बार प्रति मिनट से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को ही ट्रैकीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जब हार्ट बीट की बात आती है कि इतना हो गई, तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है या कितनी बार ब्लड को पंप करता है। यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि एक बार में जो हमारा हार्ट है कितने ml ब्लड को पंप करता है। तो हमें जानना होगा एक बार में जो आपका हार्ट है वह आपके 70 ml ब्लड को पंप करता है, और जो है 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, तो आपका उसका भी जवाब है 70 से 72 बार। यदि हम इसे 72 बार मानकर चलें, 7 7 49, लगभग प्रति मिनट आपका जो हृदय है लगभग आपका 5 लीटर ब्लड पंप करता है। 5 लीटर प्रति मिनट, लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है प्रति मिनट की दर से, क्योंकि हमें पता है कि एक बार में वह 70 ml पंप कर रहा है और 1 मिनट में 72 बार करता है, तो 70 × 72 कर लीजिए तो आप लगभग पा जाएंगे 5 लीटर, यानी कि आपका जो है। और हमें यह भी पता है कि जो है पुरुषों में ब्लड की मात्रा जो हुआ करती है वह लगभग 5 से 6 लीटर होती है। या आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि उसके भार का लगभग कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो जान लीजिए कि 8%। वहीं पर महिला के केस में पूछता है कि महिला के शरीर में लगभग ब्लड की कितना मात्रा पाई जाती है, तो वह होता है 4 से 5, जबकि पुरुष के केस में 5 से 6 लीटर होता है और वहाँ पर 8% का कॉन्सेप्ट होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन को लेकर के, औरत और पुरुष में पूछता है हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा को पूछता है कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जानिए 12.5 से महिला के केस में 12.5 से 15.5 और पुरुष के केस में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति 100 ml, ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। चलिए इतनी बात हो गई इसको लेकर के।
अब हम ट्रैकीकार्डिया की बात कर रहे थे। ट्रैकीकार्डिया में कि हमने कि स्त्री को जाना किसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैकीकार्डिया होता है तो व्यक्ति के पैरों में कंपन होती है, और पैरों में कंपन के साथ साथ व्यक्ति को घबराहट होगा, और घबराहट के साथ साथ व्यक्ति को पसीना भी आने लगता है। यानी जब उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप लोग देखते हैं कि जब लोगों को घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने का मतलब घबराहट से है, घबराहट आएगी, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, उस स्थिति में देखते हैं कि व्यक्ति घबराया घबराया रहता है और व्यक्ति को पसीना आता है, वो कांपने लगता है। आप लोग देखते हैं कि जब व्यक्ति की नॉर्मल बीपी बढ़ती है तो तब उस स्थिति में भी व्यक्ति जो है व्यक्ति में कंपन होने लगती है। और बीपी बढ़ेगी कैसे? आपका जब आपका हार्ट जो है ज़्यादा पंप करने लगेगा तो प्रेशर हो जाएगा, तो बीपी बढ़ जाएगी, उसमें प्रेशर अधिक हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी जो है आपके पैर कांपने लगते हैं, घबराहट होती है, पसीना आदि देखने को मिलता है। वहीं पर हम लोग दूसरी कमी बीमारी को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फैमिलियर पेरियोडिक पैरालाइसिस। फैमिलियर पेरियोडिक पैरालाइसिस, आपके जो फैमिली पेरियोडिक पैरालाइसिस है ये आपके अनुवांशिक रोग है, ये आपका अनुवांशिक रोग है। और ये होता क्या है कि जब रक्त में पोटेशियम की कमी होती है तब इसे देखा जाता है। अनुवांशिकता के साथ साथ ये जब है रक्त में पोटेशियम की कमी होती है तब इसके देखा जाता है। और जब रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में कंपन के साथ साथ व्यक्ति बेहोश होने लगता है, उसे बेहोशी आती है, उसे दौरा आता है, और उसके साथ साथ मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। और वहीं पर जब इसकी कमी होती है तो हृदय संबंधी रोग भी देखा जाता है, हृदय संबंधी रोग भी देखा जाता है। क्योंकि हमने जो आपको बताया कि हार्ट से संबंधित जो आपको सेब खाने की बात कहा, आपके सेब में पर्याप्त मात्रा में यही आप कुछ नहीं बल्कि पोटेशियम पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए, हार्ट की मांसपेशियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर कोई हार्ट का मरीज है वह कुछ ना खाए, लेकिन खाने के लिए तो ऐसा नहीं करो कुछ नहीं खाएगा सिर्फ और सिर्फ सेब खा रहा तभी वह अच्छे से रह पाएगा, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ खाए और उठ पटांग की चीज़ें ना खाए, बल्कि वह प्रतिदिन अपने आहार में सुबह के नाश्ते में 1 से 2 सेब रखे तो अपने हार्ट को अधिक जो है स्वस्थ रख सकता है। आपने देखा भी इसकी कमी से हृदय संबंधी रोग होते हैं। वहीं पर जब हम अधिकता की बात करते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा था कि पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलमिया के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से पोटेशियम की अधिकता को हाइपरकैलमिया के नाम से जाना जाता है। जब हमारे शरीर में पोटेशियम की अधिकता होती है तब हृदय एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उदासीन पड़ जाते हैं, हृदय एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उदासीन पड़ जाता है, यानी कि इनमें शिथिलता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हाथ पैर व कंधे अधिक प्रभावित होते हैं, हाथ पैर व कंधे अधिक प्रभावित होते हैं। और ये इसकी स्थिति को देखा कब जाता है? जब हमारे शरीर में पोटेशियम की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है। यह इस स्थिति को तब देखा जाता है जब व्यक्ति इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, या इसके साथ साथ वह व्यक्ति CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करता है। जब व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करता हो, उसके साथ साथ वह इंसुलिन का इंजेक्शन लेता हो, तब इस स्थिति में हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं पर जब इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं। और आपसे एक बार पूछा हुआ है, नेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ, आपको पता है कि नेट में असेशन रीजन का क्वेश्चन आता है, मिलान का क्वेश्चन आता है। तो मिलान का जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन था कि किस तत्व में, किस खाद्य पदार्थ में आपके पोटेशियम की कितनी मात्रा होती है, मिलाने की बात थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम दूध पाउडर की बात करें, आपको पता है कि दूध पाउडर में ही सबसे अधिक मात्रा में आपका पोटेशियम पाया जाता है। दूध पाउडर में आपका 1260 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। यहाँ पे आपको कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना है कि हम यहाँ पर 1260 ग्राम कर दें और यहाँ पर भी जो 100 ग्राम, तो यह असंभव है, क्योंकि जो आपका जो है दूध पाउडर है वह 100 ही ग्राम है। तो 100 ग्राम में 1260 ग्राम कहाँ से हमको मिल जाएगा? तो यहाँ पर जो 1260 है यह ग्राम नहीं बल्कि मिलीग्राम है, यानी कि दूध पाउडर में 1260 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में आपका पोटेशियम पाया जाता है। उसी प्रकार से आपके मूंगफली में 643 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मूंगफली में पोटेशियम पाया जाता है। वहीं पर अरहर दाल की बात करते हैं तो आपका 640 मिलीग्राम प्रति 100 अरहर की दाल में मिलता है। वहीं पर गेहूं की बात करते हैं तो 349 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में मिलता है। पालक की बात करें तो पालक में आपका 470 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पालक में मिलता है। और मूली की बात करते हैं तो 322 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मूली में ये आपका पोटेशियम पाया जाता है। वहीं पर जब हम उसके उत्सर्जन की बात करते हैं तो आवश्यकता से अधिक पोटेशियम का जो उत्सर्जन हुआ करता है वह हमारे शरीर से कैसे बाहर जाता है? वह हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त पोटेशियम है
अतिरिक्त पोटेशियम है, यानी कि हाइपरकैलमिया है। हाइपरकैलमिया वह दूसरी स्थिति है, यह जब हमारे शरीर में जब पोटेशियम का पाचन हो रहा है, वह हमारे शरीर के द्वारा हमारी छोटी आंत के द्वारा उसका जब अवशोषण किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो अतिरिक्त था वह अतिरिक्त हमारे ब्लड से मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जानिए कि मूत्र मार्ग से सिर्फ और सिर्फ 95% निकलता है, जबकि 100% मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से पोटेशियम बाहर नहीं जाता है। 5% मल मार्ग से, मल के माध्यम से, जबकि 95% आपके पेशाब के मार्ग से आपके शरीर से बाहर हो जाता है। यानी कि इसका जो विसर्जन होता है आपके मूत्र और मल के माध्यम से होता है। मूत्र के माध्यम से 95%, मल के माध्यम से 5%। तो इतनी बातें हमने की आपके पोटेशियम को लेकर के। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था पोटेशियम पर। सो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आपकी शिकायत रहती है कि अस्पष्ट नहीं दिखता है, तो आज थोड़ा सा मैं बड़ा लिखा हूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आज आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, आपको अस्पष्ट आपके स्क्रीन में विजुअल हो रहा है कि नहीं, जिससे हम थोड़ा सा इसमें और सुधार करें, अपने बोर्ड को बढ़ाएं। आप लोगों का जैसा सुझाव रहेगा, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करिए, बताइए, तभी हम इसको सुधार कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।